अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और सर, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे इलेक्शंस जो बीजेपी की गवर्नमेंट हार गई है कर्नाटका में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वैसे तो खैर आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है फौरन ही कांग्रेस को मुबारकबाद भी दे दी, जो कि बहुत अच्छा लगा कि इतनी मिच्योर किस्म की पॉलिटिक्स है और इतने खुले दिल के साथ जो है उन्होंने मुबारकबाद दी, जो कि पाकिस्तान में भी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मोदी जी ने इस तरह बात की। ना हमारे यहाँ तो सर एक हंगामा शुरू हो जाता है, धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कोई मानता ही नहीं है रिजल्ट को। तो लेकिन कहीं ना कहीं बहरहाल इसका क्रेडिट जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट को भी जाता है कि उन्होंने एक किस्म की, एक मिच्योर किस्म की या समझदार किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स लेकर आए कंट्री में। कि सबसे पहले उस पर बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की कि जो कुछ हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं। जो अटैक हुआ जीएचक्यू पे और कई तरह की चीजें जो यहाँ हंगामा मचा हुआ है वो आपको पता ही होगा। सबसे पहले जी सर इलेक्शंस पे। जी, आदित्य जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। इलेक्शंस की बात करें तो कर्नाटका का रिजल्ट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लाइंस नहीं रहा बीजेपी के लिए। थोड़ा ये रिजल्ट हिला है और कांग्रेस की अच्छी जीत हुई है, काफ़ी साइजेबल जीत हुई है। ऑलमोस्ट सीटें देखेंगे तो डबल हैं। तो इसमें हाँ, हमारे यहाँ ये खैर प्रथा तो है, इलेक्शन जो भी जीतता है रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं, वो करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती यूजुअली। बट आज दो चीज़ें बोलना चाहूँगा, दो तीन चीज़ें जो इस पर नेशनल टीवी में काफ़ी डिबेट्स हुए थे, इधर उधर भी बातें हुई थी, मैं भी काफ़ी डिबेट्स में था। भाई ये हुआ क्या? देखिए, दो चीज़ें हुई। कर्नाटक में एक लिंगायत फैक्टर होता है, कम्युनिटी है लिंगायत, उनका दे कंट्रोल अराउंड 120 सीट्स। तो जो लिंगायत वोट है दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स कांग्रेस अ बिट, तो उसका एक इम्पैक्ट कांग्रेस को आया। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। दूसरी बड़ी चीज़ हुई जो आपको बताने जा रहा हूँ, जेडीएस एक और पार्टी थी तीसरी, जनता दल सेक्युलर, उसका उसकी 17 सीटें कम हुई है, उसका 5% वोट कटा है और वो 5% जाके कांग्रेस में जोड़ा है। मतलब यहाँ से उठा, यहाँ बैठ गया। बीजेपी का जो वोट शेयर है करीब 38.9% के आसपास है, वो उतना ही है। दैट हैज नॉट, ना बढ़ा है ना घटा है। कांग्रेस में जो 5% वोट जुड़ता है, उससे जो सीट्स, देखिए एक होता हमारे यहाँ वोट आएगा आपके पास 5% या 4%, वोट टू सीट कन्वर्जन रेशियो कितना बनता है, वोट से सीट का कन्वर्जन रेशियो कितना बनता है, वो जो बेस्ट पॉसिबल था वो कांग्रेस में के फेवर में आया। और तब एक उम्मीद लगा रही रहे, हम मैथमेटिक्स से कह रही है तो ये था कि भाई करीब बीजेपी 65, 66, 67 के आसपास रुकेगी, वहीं रुकी जो नंबर था। तो पहले तो ये हुआ। दूसरी बात, एक हमारा एरिया है यहाँ पे ओल्ड मैसूर, और एक एरिया है जिसे कहते हैं बॉम्बे बेंगलोर। यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट ज़्यादा है, जो जेडीएस को जाता था। ट्रेडिशनली क्या होता, माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट कुछ जेडीएस में जाता था, कुछ कांग्रेस में जाता था। अब की बार ये पूरा माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट कांग्रेस में गया है, राइट? जेडीएस को वोट नहीं मिला। जेडीएस पूरा कैनिबलाइज हो गया, जेडीएस की 17 सीटें गए। नहीं तो जो सिनारियो समझ आ रहा था, हो सकता हंग हाउस आए कि मेजोरिटी बीजेपी के पास भी नहीं, कांग्रेस के पास नहीं, फिर जेडीएस विल बी द किंग मेकर, कि भाई जिसकी तरह वो बैठ जाए वहाँ वो होगा, वो ही जीतेगा। और सुनने में तो ये भी है कि उन्होंने अपने विधायकों के रुकने, मतलब एमएलए के रुकने का इंतजाम सिंगापुर वगैरह में किया था, कि हम अपने लोगों को लेके सिंगापुर जाएंगे, फिर सबसे नेगोशिएशन होगी, जो फिर जहाँ भी बात बनेगी हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये वहाँ पहले भी कई बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा था। पर जेडीएस को भी ये पता नहीं लगा कि उसका वोट बैंक स्लिप हो चुका है, मतलब वोट बेस स्लिप हो चुका है, और वो कांग्रेस में बोले। कांग्रेस ने भी बड़ा इसको टैक्टफुली खेला, और 5 या 7 दिन थे इलेक्शन में, तो उन्होंने बोला जी हम बजरंग दल को बयान कर देंगे। तो मैं भी एक डिबेट में था टीवी पे, मैंने कहा ये कांग्रेस क्या कह रही है, व्हाई आर यू शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। बट बाद में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया तो ये समझ आया कि ये क्यों किया गया, क्यों टीपू जयंती मनानी है, काफी सारी चीजें वो कंट्रोवर्शियल आए थे। मैंने कहा ये कांग्रेस क्यों कर रहा है, इट डजंट हेल्प कांग्रेस। तो पर समझ आया कि दो चीजें कांग्रेस ने इस इलेक्शन में सीखी है। कांग्रेस का, अगर आप आम आदमी पार्टी को स्टडी करें इंडिया में, आम आदमी पार्टी कहाँ से बनी, जहाँ मैंने एक बार टीवी पे भी कहा था, बड़ा वायरल हुआ था, मैंने कहा जहाँ कांग्रेस का महल गिरता है वहीं केजरीवाल जी की कोठी बनती है। तो मतलब दे कैनिबलाइज ऑन कांग्रेस वोट। अब की बार कांग्रेस कैनिबलाइज ऑन जेडीएस वोट, जेडीएस अब इरेलेवेंट हो गया, मतलब खत्म हो गई पार्टी। इतनी खत्म हो गई है कि जो देवेगौड़ा जी उनका बेटे हैं कुमारस्वामी जी, उनका बेटा
मतलब देवेगौड़ा's grandson lost an MLA seat in his own constituency, in his own stronghold. खुद सोचिए, मतलब अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां उनका पोता सीट हार गया। अब एक तो कांग्रेस ने दो चीजें सीखी, पहले तो दे कैपिटलाइज ऑन जेडीएस वोट, उसको मोबिलाइज किया, अपने यहाँ सक्सेसफुली मोबिलाइज किया और वो चीज हो गई। दूसरी बात ये हुई है वो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, एक आम आदमी का स्टाइल होता है, इलेक्टोरल गिमिक कहिए, स्टाइल कहिए, दे टॉक ऑफ समथिंग कॉल्ड एज, वो जिसे कहते हैं ना रेट कार्ड, सॉरी गारंटी कार्ड, रेट कार्ड कह रहा हूँ, गारंटी कार्ड। तो कांग्रेस भी एक गारंटी कार्ड लाई, ये फ्री देंगे, ये देंगे। पर मैं देख रहा था कर्नाटका का बजट, तो अगर ये सब देंगे तो कर्नाटका आपका बजट 140% आ जाएगा। इस हजारों करोड़ कहाँ से आएगा ये कोई पता नहीं। इसको ये बांटेंगे, टिकट फ्री, महिला को ये, बेरोजगारी भत्ता, ये वो, तो ये पैसा कहाँ से आएगा कुछ नहीं पता। कर्नाटका भी इज अ हेल्दी स्टेट, नंबर 1 FII मतलब FDI डेस्टिनेशन है। बट अब ये क्या होगा, कहाँ होगा, मुझे नहीं पता। दिस इज वेरी ट्रबलसम, क्या होगा। तो ये दो चीजें कांग्रेस ने कॉपी कर ली। पर ये जो मैं बजटरी डेफिसिट देख रहा था, ये 40% होगा, तो मतलब वेयर विल इट एंड अप, वेयर विल दे फाइंड द मनी, आई हैव नो आइडिया। अभी वहाँ सीएम पे भी रस्सा कशी हो रही, सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, किसी तीसरे को बनाएंगे, फिर मतलब ना पिक्चर में फ्रेम में दरारें आ जाएंगी। तो अभी सुनने में आया कि सिद्धरामैया जी तो दिल्ली पहुंच गए, DK शिव कुमार जो है वो पहुंचे नहीं, वो कह रहे मैं नहीं आ रहा। तो ये चीजें अभी मतलब ना चल रही है। तो अभी कांग्रेस में चल अगर आप रहे देखें, हैं। कांग्रेस में अगर आप देखें तो राजस्थान में भी यही स्टोरी है। आज सचिन पायलट साहब कह रहे हैं मैं आंदोलन करूंगा अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब वो भी कांग्रेस के हैं, और वो कह रहे हैं कि आई विल डू एजिटेशन अगेंस्ट माय चीफ मिनिस्टर। तो ये उन्हीं की सरकार है। तो यहाँ भी कुछ स्थिति थी ऐसी बनती नजर आ रही है। और तीसरी चीज, एक मैंने ये टीवी पे भी सवाल उठाया था और ये यहाँ भी उठाता हूँ। देखिए, आमतौर पे डिस्कशनों में, टीवी पैनल डिबेटों में आप तो जानती हैं यहाँ बड़ा वो गर्म माहौल रहता है। तो कहते हैं जी बीजेपी पोलराइजेशन करती है, ये करती है, वो करती है। तो मैंने एक चीज बताई, मैंने कहा यार एक बार बताओ, मतलब एज अ हिंदू यू हैव टू वोट लाइक बंगाली, कश्मीरी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। उसके बाद अब मैं चलो कर्नाटका में हूँ, लिंगायत, वोकालिंगा, गौड़ा, राइट, फिर पंजाबी खत्री, फिर ब्राह्मण में यूपी का ब्राह्मण, ये मिश्रा ब्राह्मण, ये सारस्वत ब्राह्मण। तो मतलब यू एक्सपेक्ट हिंदूज टू वोट एज पर रीजन, एज पर कास्ट, एज पर ज्योग्राफी, एज पर डेमोग्राफी। और अगर कोई बोले कि हिंदूज वोट एन मास, उसको बोलते हो आप ये रिलीजियस पोलराइजेशन है। पर जो मुसलमान वोट एन मास पड़ता है वो इलेक्शन है। तो मैंने कहा ये पोलराइजेशन की डेफिनेशन समझा दो क्या है, मतलब ये पोलराइजेशन की मुझे डेफिनेशन बता दो क्या। ये मुझे आज तक किसी ने समझा नहीं पाया। ये काफी कांग्रेस के प्रवक्ता वक्ता, मैंने कहा भाई मुझे भी समझा दो, क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब यू एक्सपेक्ट हिंदू टू वोट एज कन्नडिका, तमिल, तेलुगु, फिर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर ये, फिर वो, अच्छा लिंगा, वोकालिंगा, गौड़ा, ठीक है जी, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, राइट, ये सब आप डिवाइडेशन है। अब ब्राह्मण भी 5 तरह के, क्षत्रिय 15 तरह के, पंजाबियों में भी 5 सेक्ट है। मैंने कहा यार कहने को तो मुसलमानों में भी 55 वो फिरके या व्हाटएवर सब डिविजन्स, आई डोंट नो व्हाट इज द टेक्निकल, बिल्कुल है, बट when the Muslims vote en masse, that is election. But when Hindus vote en masse, that is polarization. मैंने कहा भैया ये समझा दो, ये पोलराइजेशन का मतलब क्या है, पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्लियर कर दो। जैसे आज तक आप आरजू जी हैरान होंगे, यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट की डेफिनेशन नहीं दी। आपको पता है यूनाइटेड नेशन डजंट हैव डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं दे पाया। ये दुनिया के कुछ चमत्कार हैं जो होते हैं आज भी, और ये हुए हैं। एंड दिस 5% वोट का जो शिफ्ट हुआ है, दैट हैज बीन द गेम चेंजर। और आज कुछ उनके वो शायद सुन्नी वक्फ बोर्ड या कुछ उनके कोई उनके लीडर उसका वीडियो आज वायरल हो रहे हैं कि जी हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो, हमें होम मिनिस्ट्री दे दो, हमें ये दे दो, हमने तो कांग्रेस के साथ डील की थी, ये की थी। तो मतलब मैं कह रहा हूँ जो पोलराइजेशन की बातें करने वाले लोग हैं, ये खुद पोलराइजेशन करके इलेक्शन जीते हैं और उसकी चीजें आज सामने आ रही है। पर ठीक है, मतलब आरजू जी कहते हैं ना कि जो हथियार होता है जब वो पहली बार यूज किया जाता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, because you have no idea about it. Second time you budget for that weapon, you will budget for that weapon. तो बट अच्छा, हमारे टीवी चैनल पे सर एक बात चल रही थी, मैं उसका क्लिप जो है मुझे याद नहीं रहा कि मैं ढूंढ के लगाती आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जब इलेक्शन जीती है कांग्रेस कर्नाटक में, तो वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और
आ रहा हूँ उस अच्छा पे, आ हुआ रहा है, ऐसा हुआ हूँ। है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हुआ, मैं आ रहा हूँ उस पे। अच्छा। ये दो चीजें मैं आपको बताऊं, दो चीजें और आपको बता दूं, आपको भी पता था, हमने अच्छा शायद बात मैं भी की समझी, थी। आई थॉट के हमारे टीवी वाले कोई ऐसे ही अपनी नहीं तरफ नहीं से नहीं, उड़ा रहे हैं। यहाँ भी क्लिपें चली है जी। मैं आपको दो चीजें बता दूं आरजू जी। पहली बात, आपने देखा होगा, अभी हमारे प्रिय राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज गए थे। उन्होंने कहा हम्म। भाई डेमोक्रेसी खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है, डेमोक्रेसी नहीं, एवरी इंस्टीट्यूशन इज कॉम्प्रोमाइज, इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, हर इंस्टीट्यूशन को आरएसएस बीजेपी ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ईवीएम नकली है, वीवीपैट कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है जी। और उसी डेमोक्रेसी में, उसी सिस्टम में, उसी तंत्र में आज उनकी बीजेपी से डबल सीटें आती हैं। तो अब डेमोक्रेसी भी चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है, ईवीएम भी चल रहा है, वीवीपैट भी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन भी ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट भी ईमानदार है, जुडिशरी भी करप्ट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ है, कोई में किसी भी बीजेपी आरएसएस ने कब्जा नहीं किया है, और कोई काला जादू भी नहीं चला। आपके यहाँ काला जादू चलता है, तो मैंने इसीलिए बोला। तो ये जब श्रीमान राहुल गांधी जी हार जाते हैं तो तब ये सब चीजें खराब हो जाती है, जब वो जीत जाते तो तब ये सारी चीजें सही चलती है। अब आपके सवाल पे आता हूँ। हाँ, ऐसा एक वीडियो यहाँ आया था, तो वो कुछ आई थिंक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया समवेयर इन कर्नाटका, तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं बिल्कुल, और पटाखे चलाए गए और ये चलाए गए। तो ये आपके यहाँ वीडियो चला गया, यहाँ भी हमने देखा इसको, ये हुआ है। इस पे राहुल गांधी जी और कांग्रेस चुप है। मैं कई बार सोचता हूँ यार, अगर कांग्रेस का जीतना तो हाउ इज इट रिलेटेड टू पाकिस्तान बिल्कुल, मैं जिंदाबाद, भी यही कह रही हूँ कि कि पाकिस्तान पाकिस्तान का क्या जिंदाबाद, लेना देना। बिल्कुल। कांग्रेस में क्या लेना देना। अब आपका कुछ हाँ। पता हो, आपका कुछ कनेक्शन हो, मुझे तो पता नहीं। वैसे कांग्रेस के एक लीडर आए थे आपके यहाँ, बोले मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद कर दो। वो आपको याद होगा, एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। तो कुछ कनेक्शन तो है कहीं, पर दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है, पर इसका मतलब नहीं कि होता नहीं है। जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं, पर इसका मतलब नहीं होता नहीं है। तो बिल्कुल ये ऐसा है, लेकिन सर बहरहाल बड़ा मुझे अजीब लगा, मैंने जब न्यूज देखी मैंने कहा है पाकिस्तान का क्या लेना देना अगर वहां पे कोई पार्टी जीत गई है। लेकिन वो खैर एक ऐसा होता है सर, वो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती नहीं, रहती एक गाना आपने सुना ना, वो शाहरुख खान का बड़ा फेमस गाना, हम में तुम में कुछ तो है, कुछ नहीं है क्या, और हैं। अगर कुछ हो जाए तो फिर ये यकीन है क्या। तो ये चीजें तो ये तो उन वर्करों को तो ये गाना गाना चाहिए था कि क्या है, कहाँ है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने एक एमओयू भी साइन किया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। जी जी। आज तक वो ये नहीं बताते उस एमओयू में है क्या। तो हम्म। ऐसी कई चीजें हैं जो पॉलिटिक्स में होती, जो पॉलिटिक्स में प्रचलित है। तो बट हाँ, देखिए, विन इज अ विन, एट द एंड ऑफ द डे विन इज अ विन। अब वो जो हुआ, जैसे उसमें आप, यू कैन गो एंड डू लेकिन 100 खैर डाइसेक्शन। सर कोई पार्टी भी जीते, चाहे पाकिस्तान की हाँ हो चाहे इंडिया की हो, मैं तो यही कहती हूँ कि सबको कंट्री के लिए काम करना चाहिए, और इस बात को इतनी टेंशन नहीं बनानी चाहिए कि कौन जीत गया बिल्कुल और कौन हार गया। लेकिन बिल्कुल सर अगर आरजू हम। जी, इसीलिए मैं जी। एक लाइन बोलना चाहूंगा, इसीलिए हम्म। विन इज अ विन। डेमोक्रेसी में हार बिल्कुल। जीत लगी रहती है। मैंने ये ट्रू। पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि वो जब डेमोक्रेसी और देश के हम्म। सिस्टम को विदेश में जाके बदनाम करते हो, तो इसको काउंटर हम्म। करना जरूरी है। आज मैं पूछूंगा, सर आप कैसे जीत गए, हम्म। आपको कैसे, फिर अगर सारा कॉम्प्रोमाइज, आप कैसे जीत गए। तो अब देखिए, और इसीलिए मोदी जी ने अप्रिशिएटिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो इंडिया में होता, दे ही कांग्रेचुलेटेड द कांग्रेस। जो उनका फर्ज बनता था, जो उनका कर्तव्य बनता था। बट यहाँ राहुल गांधी जी का फर्ज और कर्तव्य भी बनता था, ही शुड हैव अपोलोजाइज फॉर हिज कमेंट्स इन ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, जहां भी गए थे। हम्म। कैम्ब्रिज गए थे शायद, तो वहां शुड हैव अपोलोजाइज। पर कोई नहीं, लोग देख रहे हैं, राजनीति सबके सामने आजकल, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का टाइम है। आप चाह के भी चीजें नहीं छुपा सकते, बताए ना बताए चीजें बाहर निकल जाती लेकिन मगर सर ये जरूर होता है कि सोशल मीडिया पे बैन लग जाता है कुछ टाइम के लिए, और वीपीएन से सोशल मीडिया चलाना पड़ता है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो काफी टाइम से ये चल रहा था, और अभी आज जो है सोशल मीडिया थोड़ा थोड़ा करके ओपन किया, लेकिन बहरहाल यूट्यूब अभी भी बैन है। तो पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है, 2-4 दिन पहले जो हंगामा हुआ जीएचक्यू में और सारा कुछ, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आरजू जी, जो हमारा आंकलन है, पहली बार तो इट इज पाकिस्तान से इंटरनल प्रॉब्लम, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। पहली बात तो ये है, मतलब एट अ हम्म। डिप्लोमेटिक लेवल, एट बीइंग अ नेबर। एंड देखिए, वी आर कंसर्न कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि दो चार बड़ी चीजें हुई है। पहली बार पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे आई और मिलिट्री को चैलेंज किया है। अब कोर कमांडर कोयटा, पिशावर की बात करें, लाहौर की बात करें, वेंडलाइजेशन की बात, गवर्नर बिल्डिंग की बात करें, ये आपका अस्करी टावर की बात करें, ऑडी के शोरूम की बात करें, गुजरावाला कैंटोनमेंट की बात करें, केपीके में फोर्स डिप्लॉय करने की बात करें, 111 ब्रिगेड को निकालने की बात करें,
408 काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को यूज करने की बात करें, हजारों फौजियों को गिरफ्तार करने की बात करें, 3500 पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार करने की बात करें, फौजियों की बीवियों को गिरफ्तार करने की बात करें, जो पहली बार हुआ है, और कोर कमांडर साहब के घर से कोई मोर चुरा रहा, कोई बिरयानी चुरा रहा, कोई फिरनी चुरा रहा, कोई स्ट्रॉबेरी चुरा रहा है, कोई बटेर ले रहा है, जहाँ कह रहा है यार ये हमारा माल है। तो ये जो वेंडलाइजेशन हुआ, जिस लेवल पे हुआ, जिस स्केल पे हुआ, और देखिए आप वेंडलाइजेशन आपकी बार पंजाब में है, वेंडलाइजेशन आपकी बार आपका केपीके में है, और ये जो हजारों पठान आए हैं बंदूक असला लेके, भाई हमसे लड़ना तो लड़ लो, और वो आरपीजी लेके, रशियन टाइम की तो पड़ी है उनके पास। मैं किसी पठान का वीडियो भी देख रहा था, कह रहा था हमारे तो हर घर में बंदूक रखी है, हर पठान के घर में कम से कम एक क्लाशनिकोव तो रखी है, तो आप हमें मजबूर ना करें उनको यूज करने पे। यहाँ पे सुना है कि तहरीके तालिबान वाले कह रहे कि वो यार सपोर्टिंग पीटीआई, और उन्हें अपने वर्करों को कहा कि भाई तुम सपोर्ट करो। यहाँ ये सुनने में आया कि पीटीआई ने एक लठेत रेजिमेंट तैयार किया। मैंने किसी से पूछा लठेत रेजिमेंट क्या होता है, बोला जो इनके हाथ में लाठी होती है और ये तोड़ फोड़ करते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, कह रहा है ये एक फ्रंट लाइन रेजिमेंट है, ये रास्ता क्लियर करती है, फिर पीछे नॉर्मल वाले लोग आते हैं। मैंने कहा अच्छा ये रोड क्लियरिंग पार्टी, कहते हाँ ये रोड क्लियरिंग पार्टी है। अब जो इमरान खान के केस में हाई कोर्ट का एक फैसला, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, रेंजरों को कोर्ट के अंदर जाके उनको घसीट के ले आते हैं। आखिरकार प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी बोली प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल। और अगर अरेस्ट करना तो पुलिस का काम है, रेंजरों का क्या मतलब तोड़ फोड़ करके अरेस्ट करना, और कोर्ट के अंदर क्यों अरेस्ट किया। फिर दूसरा एंगल आता है कि जी अब जी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलीगल है, इनको छोड़ो, फिर उनको घर नहीं जाने दे रहे। अब फिर वो पुलिस आ गई है बाहर, और आपने 111 ब्रिगेड भी निकाल दी। 111 रेजिमेंट तो कू करने के टाइम पे निकालते हो, उसी रात 408 वाले आके आपके आर्मी अफसरों को और उनकी बीवियों को लेते, भाई तुम इनके साथ हो, तुम उनका साथ दे रहे हो। 3 कोर कमांडर बदले गए, आपके एयर चीफ और आपके नेवल चीफ कह रहे हैं कि हम आसिम मुनीर से ऑर्डर नहीं लेंगे, भाई वी टोल्ड हिम नॉट टू डू। और इसमें एक और घटनाक्रम घटती है, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आपके 2 या 3 दिन आता है, 3 दिन बाद विदिन 24 आवर्स ही लीव्स, वो एक स्टेटमेंट देता है आई वांट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, और 24 घंटे में इमरान खान को उठा लेते, नोइंग द रक्का ही कैन क्रिएट। कोई तैयारी नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई कहीं कुछ नहीं है, उनको उठा लेते, उसके बाद तमाशा शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये अरेस्ट इलीगल है, और यहाँ दूसरा एंगल आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो उमरत और हाई कोर्ट कह रही है कि लीगल है, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलीगल है, आपस में नहीं मिल रहा है। अब देखिए जो उनकी वाइफ है और जो ये लाहौर के कोर कमांडर, इनकी वाइफ, ये कजन सिस्टर्स है आपस में। अब एक आपके एक लीडर कह रहे हैं कि भाई देखो व्हाट यू कॉल सुप्रीम कोर्ट शुड बी द मदर ऑफ लॉ नॉट मदर इन लॉ। तो उनकी मदर इन लॉ का वीडियो भी लीक हो गया, हमने भी सुना था कि कह रही भाई ये नियाजी अजय को छोड़ दो, और आज अब फजलुर रहमान कूद गए हैं, और अब मरियम शरीफ उनके साथ है, और अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैं इसके खिलाफ एहतजाज करूंगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। और वहाँ इमरान खान कह रहे भाई मैं तो अपने वो क्या जमान पार्क के घर में हूँ, अंदर सिटी के अंदर है वो घर, वहाँ पुलिस तो पहुंचेगी नहीं, गली पहुंचे वाला हिसाब है। भाई आप तैयार रहे, हम तैयार रहे, आप घबराए ना, मार्शल लॉ लगे या आसिम लॉ लगे, आप डराए ना। तो यहाँ लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, लोग एहतजाज पे हैं। आपकी इन्फ्लेशन 48% आ गई है, मतलब इट हैज क्रॉस द हाइपर इन्फ्लेशन मार्क और इज ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि आप जानते हैं हाइपर इन्फ्लेशन एक बार हो जाए वापस नहीं होती। अब तो ये ऑफिशियल नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, लोग कहते हैं तुम नंबर देते रहते हो, अब तो ऑप्शन नंबर है। तो अब यहाँ पे कौन के किस खिलाफ है। अब एक और फर्क है आरजू जी, मैंने काफी चैनलों पे कहा, अब मुझे लोगों ने पूछा मार्शल लॉ क्यों नहीं लगता, मैं कहा मार्शल लॉ तब तक नहीं लगेगा जब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साथ नहीं देगा। तो कहते हैं अमेरिकन साथ क्यों नहीं दे रहे, मैं कहा पहले तो ये पता लगा ना आसिम मुनीर है कहाँ। अब आसिम मुनीर है तो नीचे शमशाद मिर्जा है, और शमशाद मिर्जा की एफिलिएशन का आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। और यहाँ एक तीसरे खिलाड़ी है, ये क्या नाम है इनका, नदीम अंजुम, उनका स्टेटमेंट ही नहीं आया। बिलावल सीन से गायब, 2 दिन बाद कल बिलावल बिल्कुल टेररिस्ट बोल दिया, सीधा टेररिस्ट बोल दिया। अब आपके पाकिस्तान से 200 चार्टर्ड फ्लाइटें उड़ी हैं, इन चार्टर्ड फ्लाइटों में कौन जा रहा है और क्या लेके जा रहा है, इसका जवाब आपको मुझसे बेहतर पता होगा। और यहाँ यूक्रेन से एक जहाज भी आया था आपके मिलिट्री जहाज, उसमें क्या आया और वो क्या लेके गया, कौन गया उसमें, ये भी नहीं पता। और आजकल कोई माल बाहर तो नहीं निकाला जा रहा कि जितना माल वाले बाहर निकाल लो। 80% फ्लाइटें आपकी यूरोप में मिडिल ईस्ट में लैंड करती, 20% यूरोप में लैंड करती है। एक तो यहाँ पे ये चल रहा है, तो ये मदर इन लॉ भी आ गई, ये भी आ गई। अब मैंने किससे पूछा, मैंने कहा यार ये बुशरा बीबी कहाँ से आ गई, कह रहा बुशरा बीबी ने तो सारा सेटिंग बिठाई। मैंने कहा है क्या कर दिया, कह रहा काले कौवे, काले कबूतर, काले बकरे, काले तीतर, काले बतेर, काले मुंह। मैंने कहा मोर भी काला होता है, कहता कुत्ता बिल्ली सब काला जला डाला, जिंदा गोश्त काला जला डाला, जिनों विनों को वापस कर लिया, सेटिंग बिठा दी। मैंने कहा जिन क्या करेंगे,
कह रहा जिन शहबाज शरीफ के दिमाग पे काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के दिमाग पे काम करेंगे। तो मैंने कहा इसीलिए आज उनको पकड़ रहे हो? कह रहा हाँ इसीलिए तो उनको पकड़ रहे आप। मैंने कहा अच्छा। तो अब इसलिए बुशरा बीबी की याद आई कि वो जिन रेजिमेंट एक्टिवेट कर दिया फिर से, काला जादू एक्टिवेट। कह रहा हाँ इसीलिए हम बुशरा बीबी ये जिन रेजिमेंट जो है ना, वो आपने एक कमाल वर्ड बोला है कि हाँ, जिन तो रेजिमेंट भी कोई होती है। मैंने कहा जिन रेजिमेंट एक्टिवेट कर दी। अच्छा अब यहाँ एक फर्क भी है, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, मुझे किसी ने पूछे पाकिस्तान की आर्मी मार्शल लॉ, मैंने कहा अमेरिकनों ने इजाजत नहीं दी। अमेरिकनों ने इजाजत क्यों नहीं दी भाई? मैं कहा इमरान खान ने अपने टेन्योर में पूरा अमेरिकन एजेंडा चला। ही हैज नॉट डन एनीथिंग व्हिच सर्व्स अमेरिकन इंटरेस्ट। इमरान खान को चीनी पसंद नहीं करते थे। चाइना फाइनेंस मिनिस्टर आया, या तो पैसे दिए या डील दी, बोला यार इसका नियाजी का हिसाब किताब पूरा कर दो। 24 घंटे में इसके पीछे पड़ गए। अच्छा अब कोई तो इसके पीछे, कुछ तो इसकी ताकत है कि जिसपे हाथ नहीं डाल रहे। तो कह रहे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी यार ये लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। मैंने कहा फर्क है ना। कह रहे क्या फर्क है? मैं कहा भाई अब यहाँ आपकी आर्मी है सुन्नी पंजाबी मुसलमान 95%, ठीक है सही। अब जो लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, वो भी तो सुन्नी पंजाबी मुसलमान है। अब बाप बेटे को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा, चाचा भतीजे को मारेगा, मतलब किसको मारोगे? मरने ये वाला तो पॉसिबल नहीं तो है। बिल्कुल हाँ। मैंने कहा और ये बंगाल तो है नहीं, वहां तो बंगाली थे जिनको मारना था, बंगालियों को तो निपटा दिया, रेप भी कर दिया, मार भी दिया, काम खत्म कर दिया, वो तो बंगाली थे। और जब 71 में बंगाल अलग हुआ था तो आपके कोई जनरल थे पिंडी में बैठे थे, उन्हें बोला जी बंगाल अलग हो गया। बोलते अच्छा यार पुक्के नंगे बंगाली गए, पुक्के नंगे। मेरी पंजाबी बिल्कुल ऐसा था, नहीं बिल्कुल ऐसा था, हाँ। बिल्कुल ऐसा तो था। अब यहाँ पे पठान कह रहा यार तुम हमने बच्चों पे कह रहे हो हम गोली चलाए, हमें मजबूर ना करो। तो अब यहाँ मरने वाला और मारने वाला एक है। और आपकी जितनी रेडिकलाइज सोसाइटी और जितनी बंदूकें, आपके यहाँ तो करोड़ों में बंदूकें, केपीके में तो दर्जनों में है। घर में दो तीन बंदूकें तो है, हर घर में लगभग बंदूक है पाकिस्तान में। अब 20-25 करोड़ की आबादी मान लीजिए, 5 करोड़ घर मान लीजिए, 2.5, 3, 4, 5 करोड़ बंदूकें हुई, तो 5 लाख की फौज 5 करोड़ बंदूकें कैसे कंट्रोल कर ले? वहां तो बंगाली थे, वो तो उनके पास खुद कुछ ही नहीं था, उनको तो मार पीट दिया और वो गया। पर फौज का ट्रैक रिकॉर्ड, अब कल नियाजी साहब कह रहे थे फौज को तुम्हें 71 याद है, लोग को चींटियां समझ रखा हाँ, बिल्कुल कह रहे थे हाँ। मैंने कहा नियाजी साहब वो तो आपके चचा जानी थे जिन्होंने सरेंडर किया था, आपको तो ज्यादा पता होना चाहिए। बिल्कुल याद होना चाहिए चचा जान ने क्या किया था। चचा जान ने सरेंडर किया था। और आज आप कह रहे हैं कि मतलब यही तो फौज को आप ताने दे रहे हैं। तो और आज आप इंडिया को कह रहे हैं इंडिया इज द टाइगर ऑफ एशिया, ये भी आपने कहा। तो ये जो प्रकरण है यहाँ, तो ये आपका क्या कहा था वो, पाकिस्तान पॉलिटिकल पीएसएल शुरू हो गया। ये पॉलिटिकल पीएसएल शुरू हो गया। यहाँ सारे खिलाड़ी हैं, अमेरिका, चाइना, पीटीआई वाले, ये जरदारी, ये भुट्टो, ये अमेरिका और सऊदी अरब भी, बिल्कुल अमेरिका एंड सऊदी अरब। और दूसरी बात, ये जो सऊदी वोदी वालों के एसेट है आरजू जी, तो इन्हें अभी वक्त रहते अपने एसेट्स पे कब्जा नहीं करना चाहिए। जो एयरपोर्ट गिरवी रखे हैं, जो माल जिसके यहाँ गिरवी रखा, उसको अपने माल की पोजीशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पोजीशन तो खराब है। और आईएमएफ की बात करूं, उसने तो आज बोल दिया आपको $8 बिलियन का व्यवस्था करो। अभी $8 बिलियन आएंगे कहां से? इस महीने के एंड में आपको $4.5 बिलियन की किस्त भरनी है। सही। तो मतलब ये जो स्थिति है, हम चाहते हैं कि जो भी होना हो, आपका इंटरनल मसला है, इट शुड हैपन विदाउट ब्लड बाथ। बट जो परिस्थिति लग रही है, थिंग्स कैन गो एनीवेयर। मतलब अब देखिए आर्मी अपना वर्चस्व तो छोड़ेगी नहीं, आर्मी अपना स्ट्रैंगल होल्ड तो छोड़ेगी नहीं। आर्मी के पास जितना पैसा और जितना पावर है, इतना तो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो अब वही होप एंड प्रे दैट पीस प्रिवेल्स एंड व्हाटएवर हैज टू हैपन हैपेंस पीसफुली। देखिए आपके कुछ बड़ी घटना तो घटने वाली है, बट पीसफुली हो, ब्लड बाथ ना हो, ब्लड शेड नहीं सर, ऐसी बात ना करें, कोई बड़ी घटना ना हो। देखिए हाँ आरजू जी, मैं हर चैनल पे ये कहा, मैं कहता हूँ जो भी हो ना पीसफुली हो, जो भी फैसला फैसला हो ना पीसफुली हो। इट शुड नॉट कम टू पब्लिक डिसऑर्डर एंड ब्लड बाथ। एग्जैक्टली। और बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और पब्लिक जो है वो बेचारी ऑलरेडी बहुत परेशान है, मजीद परेशान ना हो और कुछ चीजें संभल जाए। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।